आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर। हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा बिंदु चल रहा है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम में हमने अभी तक शिक्षण के विकार पढ़े हैं, इसके अलावा शिक्षा के बारे में पढ़ा है। फिर हमने शिक्षण के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लिया था कि शिक्षण के तत्व, चर वगैरह, सोपान कितने होते हैं। फिर हमने आरटीई के बारे में 2009 के बारे में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने शिक्षा के लिए जो नई नीति बनाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम उसी के आगे शिक्षण अधिगम के आगे पढ़ रहे हैं जिसमें हम शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य सिद्धांत, जानकारियाँ और अधिगम के परिचय को हम यहाँ शुरू कर लेंगे और इसके बाद अंतिम वीडियो में हम अधिगम के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। इसका मतलब 6-7 वीडियो में हमारा शिक्षण अधिगम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद के जो बिंदु हैं वो सब 2-2, 3-3 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो इतने बड़े टॉपिक्स नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही दिन में एक से ज़्यादा टॉपिक्स भी आपको कवर करा सकूँ। तो शिक्षण के स्तर तो हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, अवबोध, चिंतन। जिनमें स्मृति स्तर का मतलब रटने वाली चीज़ें, अवबोध का मतलब समझने वाली चीज़ें और चिंतन का मतलब जिसमें तार्किकता, सृजनात्मकता, गहन अध्ययन करना पड़ता है। और स्मृति स्तर देने वाले का नाम हर्बर्ट था। फिर इसके अलावा अवबोध स्तर दिया था मॉरिसन ने और चिंतन का स्तर दिया था हंट ने। ये सभी हम जानकारियाँ ले चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि शिक्षण को किस महत्वपूर्ण सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांतों में से एक आता है रुचि का सिद्धांत। यानी कि बच्चों को उनके रुचि के अकॉर्डिंग सिखाएं तो वो जल्दी सीखते हैं। ऐसे ही जो बच्चे जिनको प्रेरित किया जाता है, शिक्षक जिनको कार्य के दौरान मोटिवेट करता है, वो भी जल्दी सीखते हैं। बार बार अभ्यास करने से, बार बार जो है आवर्ती मतलब एक ही काम को दोहराने से, अभ्यास करने और दोहरान करने से जो है सीखना, अधिगम जल्दी होता है। तो ये भी सीखने में, शिक्षण में ज़रूरी है। 2023 में पूछा भी गया था कि अभ्यास के नियम से क्या मतलब होता है। तो देखो, जब भी बार बार अभ्यास किया जाता है तो उससे सीखना, अधिगम जो है वो जल्दी हो जाता है। फिर है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन मतलब यहाँ ये है कि किसी कार्य को करने पर आपको अगर हौसला मिल रहा है तो आप उस काम को करना जारी रखते हैं। तो ये पुनर्बलन काम को लगातार करने के लिए ज़रूरी है, सीखने को लगातार करने के लिए ज़रूरी है। सूझ और अंतर्दृष्टि। देखो, जब आप ये निर्देशन वाला बिंदु पढ़ोगे आगे, तो निर्देशन के लिए ज़रूरी है कि निर्देशन करता, यानी जो शिक्षक होता है निर्देशन देने वाला, वो विद्यार्थी को सूझबूझ के साथ कार्य करना, अंतर्दृष्टि के साथ कार्य करना सिखाए। अंतर्दृष्टि कब आती है? जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत उसका दिमाग उसको अंतर्दृष्टि यानी एक सूझ पैदा करता है कि आपको इस काम को ऐसे कर लेना चाहिए। जैसे पेपर में आप बैठोगे, उस दिन आप अपनी सूझबूझ से काम करोगे, अंतर्दृष्टि से काम करोगे। फिर है रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला शिक्षण, यानी सृजनात्मकता का सिद्धांत, जिसमें बच्चा क्रिएटिव माइंड से अलग अलग प्रकार के उत्तर सोचकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करता है। फिर ये मनोरंजन का सिद्धांत। सीखने के दौरान कई बार विद्यार्थी बोर हो जाते हैं तो उनको सिखाने के लिए बीच बीच में जो है थोड़ा बहुत मनोरंजन, मतलब बच्चे के दिमाग को एक्टिव करने का एक साधन होता है। फिर है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का मतलब होता है कि अगर टीचर एक्टिव हैं तो उनको, वो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट भी एक्टिव होना चाहिए। मतलब साहचर्य मतलब साथ साथ एक साथ जो है दोनों चर, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव रहे तो जल्दी सीखते हैं। फिर ये प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत मतलब जिस चीज़ का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है बच्चा उस चीज़ को जल्दी याद रखता है, जिस चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको याद नहीं रखता है। फिर आगे है सहयोग और सहानुभूति का सिद्धांत। बच्चे को एक दूसरे का सहयोग करने योग्य और सहानुभूति जो है उसके प्रति रखना चाहिए। मतलब शिक्षक को चाहिए कि बच्चों का सहयोग करे जब उनको सीखने में कठिनाई हो, और बच्चों को डरा धमकाने की बजाय उसको सहानुभूति से उनके सामने रवे। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब जिनमें कोई ना कोई जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अब सामान्य सिद्धांत मतलब जो हर किसी को पता है कि भाई ये चीज़ें तो शिक्षण के दौरान होने ही चाहिए। जैसे चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब ये है कि सारा कचरा नहीं देना है, एक फिक्स मैटर
जो सिलेक्टेड मैटर हैं, चयनित मैटर हैं, वही बच्चों को प्रस्तुत करें। हर चीज़ को पढ़ाने का प्रयास करने के चक्कर में हो सकता है कई बार जो सामान्य चीज़ें हैं वो छूट जाए। तो एक तो सिद्धांत है चयन का या संक्षिप्तता का सिद्धांत भी से कह सकते हैं। मैटर ऐसा होना चाहिए संक्षिप्त कि पढ़ाने में और समझाने में आसान रहे। दूसरा है नियोजन, योजनाबद्ध कार्य करना जरूरी है। बच्चे को क्रमबद्धता से या बच्चे की जांच करने के लिए बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसके लिए नियोजन योजना बनाना जरूरी है। अनुकूलन, अनुकूलन मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना सिखाएं, ये भी शिक्षण के लिए जरूरी है। उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, सीखने और सिखाने वाले दोनों के उद्देश्य कैसे होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। समवाय का सिद्धांत है, उपचारात्मक शिक्षण अगर कमजोरी रहती है तो उसको जो है उपचार करते हुए दोबारा पढ़ाएं। वास्तविक जीवन से जोड़कर जो है सिखाया जाना चाहिए। पूर्व अनुभव, जो बच्चे को पूर्व नॉलेज है उसके आधार पर आगे वाली चीज़ें सिखाएं। लोकतांत्रिक निष्पक्ष व्यवहार बच्चे के साथ करें, ये भी सिद्धांत हैं। सक्रियता का सिद्धांत है, खुद एक्टिव रहे, बच्चों को एक्टिव रखे। तो ये सभी सिद्धांत शिक्षण के सामान्य हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आपको लिखा चुका हूँ कि ये हैं। मतलब कुल मिला के अगर पेपर में आ जाए कि कौन सा सिद्धांत शिक्षण में लागू नहीं होता, तो आप 10 सिद्धांत तो ये मनोवैज्ञानिक वाले हैं और 10 सिद्धांत ये सामान्य हैं। इनके अलावा जो सिद्धांत है वो इन पे लागू, शिक्षण पे लागू नहीं होंगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। अब महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो समझते हैं। हमारे पास हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य क्या होता है। देखिए, जब भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया बोले तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात होती है, तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया में पहला कार्य होता है उद्देश्य का निर्माण, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। निरुद्देश्य नहीं भटकना है, बिल्कुल निश्चित उद्देश्य के साथ हमें चलना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत वो शिक्षण में लागू होता है। तो पहला कार्य होता है उद्देश्य का निर्माण करना। फिर उद्देश्य निर्माण के बाद बच्चे का पूर्व ज्ञान जो है वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। मतलब जो होता है हम वर्तमान में ऐसे ज्ञान का चयन करें जो बच्चे के पूर्व ज्ञान को उसमें समाहित करके रखें, और जब उसके सामने सामग्री बोले तो कंटेंट का प्रस्तुतिकरण होगा तो वो जल्दी समझेगा। और फिर है मूल्यांकन। तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण होगा, वर्तमान ज्ञान में पूर्व ज्ञान जोड़ा जाएगा और उसके सामने सहायक सामग्री का प्रस्तुतिकरण होगा जो उसको सीखने में मदद करेगी, और अंतिम बार में उसका मूल्यांकन होता है। यदि पूछ ले कि बताइए शिक्षक का पहला कार्य क्या होता है, उद्देश्य या योजना का निर्माण करना, और अंतिम कार्य क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन सबसे अंत में आता है क्योंकि वो ज्ञान की परख करने के लिए होता है। फिर अगर पूछे कि शिक्षण कौशल कितने होते हैं, तो हमें बताना है शिक्षण कौशल की संख्या टोटल 14 है, 14 हैं। और ये बताने वाले दो व्यक्ति हैं डी एलन और रायन। तो डी एलन और रायन दो मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने शिक्षण के 14 कौशल बताए। हालांकि आपको इन कौशल को केवल ऐसे याद रखना है कि 14 प्रकार के कौशल होते हैं, इनके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी हमने आपके लिए यहाँ दिए हैं कि ताकि आप इनको देख सकते हैं। तो आपके लिए शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, 14 कौशल हमने बता दिए हैं। तो शिक्षण के 14 कौशल देने वाले व्यक्ति हैं डी एलन और रायन, ये हमें बस इतना पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, जैसे रायन और डी एलन ने 14 प्रकार के कौशल बताए हैं, वैसे ही डॉक्टर पासी, जो आगे आपको मैं सृजनात्मकता के अंदर पढ़ाऊंगा, ये डॉक्टर पासी ने भी 13 कौशल बताए हैं और डॉक्टर जंगीरा ने 20 कौशल बताए हैं। ये केवल अतिरिक्त बातें जब अगर बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके प्रश्न पूछे। सामान्यतः आपको याद रखना है शिक्षण के कौशल 14 हैं जो डी एलन और रायन ने दिए हैं। डी एलन की आगे जाके हम एक और विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अधिगम के सामान्य परिचय के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि आज की कक्षा में हम शिक्षण के बचे हुए बिंदु और अधिगम की शुरुआत कर देंगे। तो अधिगम क्या है, यहाँ तक की हम जानकारी ले रहे हैं। देखिए, अधिगम का मतलब सामान्यतः ये होता है कि सीख रहे हैं, तो सीखने को अधिगम कहते हैं, लर्निंग को अधिगम कहते हैं। ये एक संकीर्ण अर्थ, छोटा अर्थ है। अगर हम अधिगम को व्यापक रूप से देखें तो इसका मतलब ये होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी एक ऐसा कार्य, एक ऐसी चीज़ जिससे आपका व्यवहार बदल जाए, व्यवहार में बदलाव हो, व्यवहार में परिवर्तन लाए, उसको हम अधिगम कहते हैं। अभी व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो भी वो परिवर्तन होगा जो आपको चाहिए,
बोले तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन हो जाता है, जो वांछनीय परिवर्तन हो जाता है, वांछनीय मतलब जो आपको चाहिए। जैसे मान लो आप बीएसटीसी की तैयारी करने आए और आपने ज्ञान अर्जित किया और आपने इसको परमानेंट सीखा है, यानी स्थायी रूप से सीखा है, तो आप में वे सभी बदलाव आएंगे जो पहले नहीं थे। यानी पहले आपको नहीं आता था, अब आपको आने लगा, मतलब आप जो चाह रहे थे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको चीज़ें याद रहती हैं, स्थायी परिवर्तन। तो ये हैं परमानेंट लर्निंग, बोले तो अधिगम। तो सीखना, इसका एक सामान्य अर्थ, संकीर्ण अर्थ है लर्निंग का, अधिगम का, जबकि व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। पर व्यवहार में परिवर्तन भी होगा स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है कि व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम है, नहीं होता है। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और ये अधिगम हमेशा सजीव में होगा, निर्जीवों में नहीं होगा। किसी पेन के पास सोचने समझने इनकी क्षमताएं नहीं है तो वो अधिगम कैसे करेगी? यानी जीव जो होते हैं सजीव, वो ही अधिगम करते हैं। और वो अधिगम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एक ही चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं और उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। तो उससे उनका व्यवहार परिवर्तित होता है, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करता है, सीखता है। तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सामान्य अर्थ होता है इसका सीखना, और ये सीखना इसलिए होता है क्योंकि अभ्यास और प्रशिक्षण का सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। जब आप ट्रेनिंग लोगे और आप अभ्यास करोगे, यानी बार बार एक ही चीज़ को करके देखोगे, तो फिर वो चीज़ आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगी। कई बार किताबों में देखो अभ्यास के नियम का मतलब गलत समझाया जाता है। जैसे 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि अभ्यास के नियम का मतलब क्या होता है, और ज़्यादातर किताब वाले, गाइड वाले यूट्यूब में आंसर बता रहे थे कि बार बार लिख कर देखना, ये है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये नहीं है। अभ्यास का नियम ये कह रहा है कि जब भी आप अभ्यास करोगे तो व्यवहार में नया बदलाव होगा। तो उसमें तीसरा ऑप्शन भी था, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। आप अभ्यास इसलिए करते हो क्योंकि आपको चीज़ सीखनी है, और सीखना भी कैसा है? परमानेंट। तो आपका व्यवहार तब बदलेगा जब आप अभ्यास करोगे, और बार बार अभ्यास से नया परिवर्तन होगा व्यवहार में। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको सीखना है तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और सटीक प्रशिक्षण, मतलब ऐसा प्रशिक्षण नहीं लेना है जो काम का नहीं है, जो काम का है वो प्रशिक्षण लेना है। अब हम अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को सीखते हैं। तो आज हम अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है यहाँ सीख जाएंगे। देखो, ये 2023 में पूछा गया प्रश्न था। तो 2023 डीएलएड बीएसटीसी में प्रश्न आया था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है स्किनर ने। कैसे याद रहेगा? देखिए, स्किन उतरना, उत्तरोत्तर। तो स्किन उतरना अगर परिभाषा में आ जाए, उत्तरोत्तर या उतरना, तो ये समझिए स्किनर की परिभाषा है। तो स्किनर की परिभाषा में उतरना या उत्तरोत्तर शब्द आएगा, तो ये हैं, यानी बदलाव, बार बार जो है सीखने के दौरान आपके व्यवहार में बदलाव होगा, और यही आपका स्किनर के अनुसार अधिगम यानी सीखना होता है। गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं कि किसी एक के व्यवहार के कारण दूसरे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ये अधिगम है। यानी शिक्षक की संगत में जब शिक्षार्थी जाता है, विद्यार्थी जाता है, तो शिक्षक के व्यवहार के कारण बालक का व्यवहार भी बदल जाता है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार बदल गया है, और ये परिभाषा है गिलफोर्ड की, है ना? तो ये याद हो गया। फिर अगला है अनुभव और प्रशिक्षण से। अनुभव मतलब क्या है? बार बार अभ्यास करने से आदत और अनुभव आता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण से जो व्यवहार में बदलाव होगा वही अधिगम है, और ये कहा है गेट्स और अन्य ने। आप इसको ऐसे याद रखना, गेट सेट रेडी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बोले तो प्रशिक्षण, तो गेट सेट रेडी फॉर प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण लेने वाला आपकी परिभाषा आ जाए, गेट्स की है। व्यवहार के कारण व्यवहार बदलना आ जाए, गिलफोर्ड है। स्किन उतरना आ जाए, स्किनर की परिभाषा। फिर क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किसी व्यक्ति में आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन हो रहा है। मतलब कोई व्यक्ति नई नई आदतें सीख रहा है, नया नया ज्ञान ग्रहण कर रहा है, नया नया नजरिया विकसित कर रहा है। तो ये हैं आपके अधिगम का जो है अर्जन करना, यानी अधिगम मतलब परमानेंट लर्निंग। अब इसको याद कैसे रखें? ऐसे याद रखना, करो मतलब कौवा, कौवे की खराब है आदत। क्या खराब है? उसकी आदत खराब है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब वुडवर्थ के दो कथन हैं और दोनों ही अच्छे हैं। कैसे? एक तो सामान्य एक लाइन आ जाती है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। मतलब सीखना जन्मांतर जन्म भर चलता रहता है। मतलब व्यक्ति पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक लगातार उसका विकास होता रहता है,
और उस विकास के दौरान वो सीखता भी रहता है। यानी विकास की प्रक्रिया का मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो अधिगम भी एक सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना तो जिंदगी भर चलता रहता है, चाहे वो आप स्कूल में जाके सीखो या वातावरण में समाज के अंदर रहकर सीखो। फिर अगला है वुडवर्थ एक बात और कह रहे हैं, उनका दूसरा डायलॉग भी पूछा जाता है कि नया ज्ञान और नई नई प्रतिक्रियाएं, नए नए रेस्पॉन्स देना और इनके फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कैसे? जब कोई भी बालक विद्यालय आता है तो उसे जो ज्ञान नहीं था, अब उसके जो ज्ञान था उसके स्थान पे वो एक नया ज्ञान ग्रहण कर रहा है, और जब उससे पूछा जाता है तो उसी से संबंधित नई नई प्रतिक्रियाएं करना सीखता है, और इसके कारण उसके व्यवहार में बदलाव होगा, और वो भी स्थायी बदलाव होगा, तब जाके वो अधिगम कहलाएगा। फिर एक दो परिभाषाएं और हैं, हालांकि आप इसे याद न रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हिलगार्ड की परिभाषा ये है कि नई नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता होती है। हल कह रहे हैं कि सीखने में आवश्यकता पूर्ति के लिए जरूरी है। देखो, आप सीखते तब हो जब आपको आवश्यकता होगी, यानी हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखते हैं। आपको बीएसटीसी करनी है, इसीलिए आपको आवश्यकता है आपका अध्यापक बनना, इसके लिए आप बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप सीखते हो। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप सीखना भी बंद कर दोगे। ऐसे पावलोव कह रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। अभी अनुकूलित अनुक्रिया क्या है, जब इनका सिद्धांत अगले वीडियो में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती हैं। अभी हम अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अधिगम की विशेषताएं, दो विशेषताएं तो आपको समझ में आ गया होगा। व्यवहार में वांछित या अपेक्षित परिवर्तन होगा, जो बदलाव आपको चाहिए कि ये मुझ में अगर बदलाव हो जाए तो मेरे में ये चीज़ें सुधर जाएगी, तो ये हैं अधिगम। दूसरा, ये व्यवहार में संशोधन परिमार्जन, व्यवहार में बदलाव लाने की क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ये व्यक्ति को समायोजन परिस्थिति के अनुसार ढालना सिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर अधिगम कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करेगा तो वो नई नई परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर रख सकता है, समायोजन कर सकता है। फिर है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जरूर है, क्यों नहीं है। बढ़ती उम्र के अनुसार व्यक्ति का सीखना भी बढ़ता चला जाता है, अनुभव आता है, नई नई आदतें विकसित होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है, दोनों प्रकार की। कैसे हैं? जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करेगा उसमें फायदा होगा, अगर समाज अधिगम ग्रहण करेगा तो समाज का ही फायदा है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से फायदा होता है। अधिगम संदर्भित हैं, अधिगम के लिए संदर्भ बोले तो रिसोर्स होना जरूरी है। जैसे आज आप ज्ञान ग्रहण करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका संदर्भ ये है कि आपने कहाँ से ज्ञान को एक्वायर किया है, जो है अडोप्ट किया है, तो वो है संदर्भित होना। फिर अधिगम समस्या समाधान का उच्चतम स्तर है, तो मतलब जब आपको समस्या समाधान करने का हाईएस्ट मतलब पता लग जाए तो समझ जाना आप अधिगम हो चुके हैं। मतलब आपको अगर स्थायी ज्ञान होता है तो स्थायी ज्ञान होने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं इसका मतलब ये होगा कि आप समस्या समाधान सही तरीके से कर पाओगे। फिर है कुछ नया करना। कुछ नया करने का मतलब आपको जो पिछली बार पता था उससे हटके कुछ आप नया कर रहे हो, नया करोगे तो कुछ नया सीखोगे, तो नया सीखना, नया करना, ये भी अधिगम है। अधिगम हमने कहा था कि अधिगम आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। अब आप जब नया सीखने जाओगे तो आपका व्यवहार तो बदलेगा, कुछ सीखने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, पुरानी चीज़ें छोड़ के नई नई चीज़ें ग्रहण करोगे तो व्यवहार बदलेगा। फिर है अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभव मतलब अभ्यास करने से व्यक्ति को चीज़ें अनुभव में आती है, एक्सपीरियंस होता है। अगर आप बार बार एक चीज़ को पढ़ोगे तो जब उसके प्रश्न उत्तर करने बैठोगे तो आपको पहले से अनुभव रहेगा कि इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। फिर एक दो विशेषताएं जो बची हुई हैं वो भी देख लेते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम अनुभव से भी आता है और साथ में अधिगम के लिए ट्रेनिंग भी आवश्यक है। अगर आप 2 वर्षीय बीएसटीसी का कोर्स करोगे तो आपको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग से जो अनुभव मिलेगा वो आपके जीवन में काम आएगा। अनुभव अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, ये बीएसटीसी में पूछ चुका है कि अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है या नहीं है, इसको समझते हैं। अधिगम मतलब सीखने के लिए आपको फिक्स प्रक्रिया ये फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे सीखने के 4 चरण होंगे। सबसे पहले आपको सुनना सीखना है,
फिर आप बोलना सीखोगे, फिर पढ़ना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे। तो आप एक निश्चित जो है चरणबद्ध प्रक्रिया फॉलो करोगे और फिर जब आप ये चारों चरण फॉलो कर लोगे तो आप सीख जाओगे। मतलब आपका आप जो एम उद्देश्य लेके आए थे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उत्पाद का मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति होना है, और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रक्रिया है, एक निश्चित चरण होते हैं कि सबसे पहले योजना बनाओ, फिर जो है पूर्व ज्ञान जोड़ो, उद्देश्य को अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग करो, मूल्यांकन करो। ऐसे करके जो है सीखने की एक प्रक्रिया होती है। फिर है अधिगम कोई परिणाम नहीं है, अधिगम एक प्रक्रिया है, कोई एक रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो प्रक्रिया के बाद आपको देखने को मिलेगा। अधिगम मतलब कोई व्यक्ति को कितना आता है ये सामने से पता नहीं लगता, प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके नहीं बता सकते, उसके लिए उसकी जांच करनी पड़ेगी, अलग अलग विधियां यूज करनी पड़ेगी। अधिगम सतत रूप से चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। अभ्यास से, अनुभूति से, अंतर्नोद से व्यवहार में होने वाला, वही व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आ गया। वातावरण और क्रियाशीलता मतलब सक्रिय रहना और वातावरण के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम सब जगह होता है, अधिगम हर काल से होता आया है, तो ये भी सही बात है। अधिगम के अंदर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहित करना, किसी को शाबाशी देना, किसी के कार्य की तारीफ करना, प्रशंसा करना, इससे अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को अच्छे काम करने पे प्रोत्साहित करते हो, अभिप्रेरित करते हैं, तो उसका सीखना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप पे भरोसा करके वो नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेगा। फिर है अधिगम केवल ज्ञान या कौशल तक ही सीमित नहीं है, अधिगम को तो व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली भी प्रक्रिया है। अधिगम आदत निर्माण भी करता है, अच्छी अच्छी आदतें सिखाता है और व्यक्ति को समायोजन अनुकूलन करने योग्य बनाता है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें तनाव, क्रोध ये सब लागू नहीं होता है, धीरे धीरे सिस्टमेटिक सीख जाते हैं। अधिगम का मापन क्रियान्वयन के माध्यम से होता है, मतलब आप क्रिया करोगे उसके बाद जांच होगी, फिर आपको पता लग जाएगा। फिर ये अधिगम में अभ्यास और प्रशिक्षण दोनों चीज़ें होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक प्रकार का विकास और प्रगति दोनों हैं। अगर आप विकास की बात करें, विकास का मतलब होता है जिंदगी भर चलने वाली चीज़, तो जिंदगी भर हमारा विकास चलता है, समाज में रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और सीखेंगे जीवन में तो प्रगति होगी, ये भी सही बात है। अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया मतलब किसी चीज़ को देखकर अगर हमें उस चीज़ को करने के लिए विचार आ जाए तो वो तो है उद्दीपक। मतलब कोई चीज़ आपको लालच देती हैं, ललचाती हैं, तो वो है उद्दीपक, और उस ललचाने के बाद आप जो क्रियाएं करते हो वो है अनुक्रिया। तो एक प्रकार का अधिगम लालच है, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पैदा होता है, और जब आप आवश्यकता के लिए हाथ पैर झटपटाओगे, अभ्यास करोगे तो सीख जाओगे। फिर है अधिगम छोटी प्रक्रिया नहीं, व्यापक है, पूरी जिंदगी भर चलती है, इसके अंदर हर चीज़ आएगी, ज्ञान, व्यवहार, सब चीज़ें। तो ये व्यवहार के सारे पक्ष लेके आती हैं कि इसमें भाव भी हैं, क्रिया हैं, संज्ञान हैं, सारी चीज़ें आएगी। अधिगम जन्मजात नहीं है, अर्जित हैं, ये जरूरी है। कोई भी जो है वो माँ के पेट के अंदर नहीं सीखता है, पैदा होने के बाद वातावरण में आके सीखता है। तो अधिगम अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात नहीं है कि इस पे किसी का अधिकार है। ज्ञान सीखने, अर्जित करने की प्रक्रिया होती है। साथ ही में एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति को थकान हो रखी है, नींद आ रही है, बीमारी या कोई मादक नशीला पदार्थ खाता है, या परिपक्वता के दौर में है, या कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाए, तो ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, और अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं करते हैं। तो याद रखना, अल्पकालीन अभिप्रेरणा, परिपक्वता, मादक पदार्थ का सेवन, बीमारी, थकान, ऐसी चीज़ें खा लेना जिससे शरीर में कुछ टाइम के लिए बदलाव हो जाए, इसको अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, और इसको अधिगम नहीं कर सकते, क्योंकि अधिगम तो जिंदगी भर आपके काम आने वाली चीज़ हैं। तो आज हमने शिक्षण के बारे में, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम क्या हैं, अधिगम में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो पढ़ लिया है। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक सटीक व्यवहारिक ज्ञान जो है इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद।